So hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to see a beautiful chapter that is lesson 8 law relating to evidence. Now, ये बात जो है सबको पता है कि law relating to evidence जो है ये अब नहीं है. That means evidence act जो है वो हट चुका है. The thing that is there right now is BSA. That is भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Okay? भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Understood? So this is what is there now for our syllabus and the entire nation. Okay. ये जो वीडियो होगा ना ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. अंडरस्टूड. सो एग्जामिनेशन में क्या आता है मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन में क्या आता है. इस चैप्टर में से 100% आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ केस स्टडी. केस स्टडी. कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाला है ऐसे. So it is going to be on the basis of case study. Now, how are they going to ask the questions? इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में एविडेंसेस के बारे में बताया गया है कि क्या एविडेंसेस हो सकते हैं, क्या एविडेंसेस नहीं हो सकते हैं. सो आपको लगता होगा कि आपको सब कुछ पता है अकॉर्डिंग टू योर ओन नॉलेज कि हाँ एविडेंसेस ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता. एविडेंस बहुत ब्रॉड एक कंसेप्ट है एंड वही आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कि क्या क्या चीज़ें जो है वो एविडेंसेस में इंक्लूड हो सकते हैं. अंडरस्टूड. नाउ उसी एविडेंस के बेसिस पे कोई केस स्टडी आपको पूछ लेंगे और बताएंगे कि ये है एविडेंस. नाउ टेल मी इज इट कि ये एविडेंस जो है ये रजिस्टरेबल है, ये एडमिसिबल है, ये क्या है नहीं है, ये सब कुछ जो है आपको बताना होगा एज कोटिंग द सेक्शन और कोटिंग द पोर्शन ऑफ द प्रोविजन दैट इज देयर इन दिस चैप्टर. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो इस चैप्टर में से क्या आने वाला है? इस चैप्टर में से आने वाला है हमारा केस स्टडी. ओके, नो डायरेक्ट क्वेश्चंस, नो डायरेक्ट क्वेश्चंस. सीधा इधर आ जाओ. Now, if I ask you what is evidence, what are you going to tell me? एविडेंस सर क्या है? एविडेंस एक प्रकार का रूल बुक है कोर्ट्स के लिए, हमारे लिए नहीं, कोर्ट्स के लिए, क्योंकि कोर्ट्स को पता होगा कि क्या एविडेंसेस हो सकते हैं, क्या एविडेंसेस नहीं हो सकते, उन्हीं को एडमिशन करना है एविडेंसेस का. अंडरस्टूड. नाउ वो तो जजमेंट सुनाएंगे ऑन द, मतलब तुम एज ए कंपनी सेक्रेटरी तुम्हारे लिए भी एविडेंट है, तुम्हारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुमको पता होना चाहिए कि ये एविडेंसेस है सो दैट यू कैन गो एंड प्रेजेंट इट टू द एनसीएलटी एंड ऑल. कंपनी को एनसीएलटी में कौन रिप्रेजेंट करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी, और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. लीगली एक कंपनी को कौन बचाता है? वो है कंपनी सेक्रेटरी. जितने सारे लीगल तुम्हारे लॉस रेगुलेशंस है एज पर द कंपनीज एक्ट और सेबी यू मे से और एनी अदर एज पर योर टाइप ऑफ कंपनी, company secretary is going to be the person who is going to save you from all these things. Now, how he is going to save you? He has to represent you in front of the tribunal, National Company Law Tribunal, or also we can say it as National Company Law Appellate Tribunal for the appellate cases. Understood? So you have to know ki what are the evidence, what can be an evidence, and accordingly you have to understand this, and so that you can understand ki okay, these are the things that can be evidences, and you can collect your evidences before you go to your court. Understood? Is that clear? Okay. चलो सीधा इधर आ जाओ. There's a difference between evidence in civil and criminal cases. क्या डिफरेंस है सर? बता दीजिए. सिविल केसेस में ये है कि need to prove based on mere preponderance of probability. Think of it like tipping the scales slightly, 51% likely. I'll give you an example on this. Tension na lo. The side that seems more likely to be true wins. Now, I'll tell you one thing. सिविल केसेस में होता यह है कि यहाँ पे एक वर्ड है प्रीपॉन्डरेंस. प्रीपॉन्डरेंस मीन्स द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर और क्वांटिटी और इंपॉर्टेंस. मतलब ये हो सकता है कि देखो सिविल मैटर में क्या होता है ना कि दो पार्टी है. अंडरस्टूड. इनमें से कोई एक दलील दे रहा है, मतलब ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ व्हाटएवर ही हैज टू से. दूसरा पार्टी भी अपना दलील जो है वो दे रहे हैं. नाउ द थिंग इज यहाँ पे डिसीजन इस प्रकार से होता कि कौन ज्यादा राइट है, कौन ज्यादा राइट है. तो यहाँ पे स्केल, दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर टिपिंग द स्केल स्लाइटली. दैट मीन्स even if you are 51% right, more right, okay, if you are 51% more right, that is more than the half, 51% more right, then the case will be, the judgment will be in your favor. Okay, in your favor the judgment will be. इस सिविल मैटर्स में होता है. अंडरस्टूड. लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता. क्रिमिनल केसेस
बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट यू हैव टू फाइंड इट आउट, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। सिविल मैटर में इसका भी मिस्टेक हो सकता है, उसका भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जिसका ज़्यादा मिस्टेक है उसको हम लोग पकड़ेंगे। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन थिंग, सिविल मैटर का तो एग्जाम्पल तुमको बता देता हूँ मैं, ठीक है? जैसे कि पकड़ लो एक घर है, ठीक? घर में ऐसे ट्री है, अंडरस्टूड? ट्री है, आपका जो ट्री का ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस किसी दूसरे के घर में घुस रहा है, ठीक है? किसी दूसरे के घर में घुस रहा है, अंडरस्टूड? हुआ ये कि ये दूसरा पार्टी है, उन्होंने ये पेड़ काट दिया पूरा, अंडरस्टूड? पेड़ काट दिया, पूरा का पूरा पेड़ काट दिया। इट वॉज अ वेरी हिस्टोरिकल ट्री फॉर यू, आपका दादा परदादा के ज़माने से चल रहा था, पेड़ काट दिया। नाउ टेल मी हुज मिस्टेक इज इट? बोथ द पार्टी का मिस्टेक है, क्योंकि एक पार्टी को ये पता होना चाहिए कि उनका जो पेड़ है ये दूसरे घर में नहीं घुसना चाहिए, ठीक है ना? और इस पार्टी का क्या मिस्टेक है कि इन्होंने पूरा पेड़ ही काट डाला। तो दोनों दोनों थोड़ा थोड़ा गलती किया है। किसने ज्यादा गलती किया? द पर्सन हु कट डाउन द एंटायर ट्री। एक पेड़ जो है बड़ा होने में 10-15 साल लगाता है, अच्छा खासा, अंडरस्टूड? इसको तुमने काट दिया है, पूरा का पूरा काट दिया, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसने सबसे ज्यादा मिस्टेक किया है। जिसने सबसे ज्यादा मिस्टेक किया है उसको हम लोग पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है सर, आगे बढ़िए। देखो, अब यहां पर ये होगा कि नीड टू प्रूव बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। यहां पे यू हैव टू बी 100% एक्यूरेट, अंडरस्टूड? 100% कन्विंसिंग होना चाहिए, 100% कन्विंसिंग होना चाहिए, ठीक है? This is more higher standard. The prosecution must convince the court so thoroughly that there is no logical, sensible doubt left about the accused guilt. यहाँ पे इस प्रकार से तुमको एविडेंसेस पेश करना है जिससे गिल्ट जो है, समझ में आ रहा है, जो अक्यूज्ड है उसका जो गिल्ट है उसके ऊपर कोई डाउट ना रहे। बिकॉज ये जो जजमेंट सुनाया सुनाया जाएगा ऑन क्रिमिनल केसेस आर वेरी वेरी हार्श, इट इज नॉट लेस। सिविल केसेस में कंपेंसेशन, क्रिमिनल केसेस में वेरी हार्श, जेल, कंपेंसेशन सब, ठीक है? जेल टाइम भी हो सकता है आपको। सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, दैट क्लियर? ओके, ओके। फैक्ट्स जो है फिजिकल फैक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। नाउ व्हाट इज साइकोलॉजिकल फैक्ट? विल सी दिस बिकॉज फिजिकल फैक्ट एवरीबody knows about it. Psychological fact means any mental condition someone is conscious of. Example, holding an opinion, having an intention, acting in good faith, or being aware of a sensation. So this is your psychological fact. ठीक है? Change in BSA. Old illustrations mentioning men are replaced with person, and old illustration about reputation is removed. अच्छा, this is something which is there, which was there in the previous format, लेकिन ये यहाँ पे change हो चुका है। Now here you have to understand कि जो पहले हम लोग man कहते थे, यहाँ पे हम लोग person से change कर दिया है। क्या change कर दिया? person, because it is gender neutral, understood? Now what do you have to know about psychological fact and physical fact? सिंपल चीज ये है कि बहुत ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं देना है, इसको बहुत सिंपली समझना है। Physical facts are those facts that you can see, hear, touch, understood? For example, objects arranged in a room, someone hearing a noise, someone saying a word. Psychological fact is this, that मुझे पहले से पता था कि वो पागल बन चुका है, मुझे पहले से पता था कि वो पागल है इंसान, understood? Now this is what a mental condition of someone is conscious of. I know, I am conscious of that thing. ठीक, मुझे पता था कि वो पागल है, तो आई एम कॉन्शियस ऑफ हिज मेंटल कंडीशन, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज द थिंग, दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट। नाउ यू बीइंग अवेयर ऑफ इट इज ऑल्सो अ फैक्ट, अंडरस्टूड? दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, ठीक है? तो एक केस स्टडी यहाँ से पूछ लेंगे, तो आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस। ओके, व्हाट इज फैक्ट एंड इशू? फैक्ट एंड इशू सिंपली तुमको समझना है कि मेन पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट। दो पार्टी होता है, एक पार्टी एग्री, एक पार्टी जो है अग्रीव्ड होता है। अग्रीव्ड जो पार्टी है वो होता है तुम्हारा प्लेंटिफ, एंड जो डिफेंडेंट है वो डिफेंड करता है अपने आप को। नाउ दे बोथ हैव सम ओपिनियन एंड दे आर डिसअग्रीइंग ऑन बोथ ऑफ देयर ओपिनियंस, अंडरस्टूड? सो द मेन पॉइंट ऑफ द डिसअग्रीमेंट इन अ केस, किसी भी केस में जो मेन पॉइंट्स होते हैं डिसअग्रीमेंट का, उसी को कहा जाता है फैक्ट एंड इशू। ओके, नेक्स्ट, लॉजिकल रिलेवेंसी वर्सेस लीगल रिलेवेंसी। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपर्ली।
लॉजिकल रेलिवेंसी टॉक्स अबाउट कॉमन सेंस, लीगल रेलिवेंसी टॉक्स अबाउट only those facts which are declared relevant by an act are legally relevant. Understand this. Legal relevant मतलब कि written relevancy, जहां पे लिखा हो कि ये एविडेंस जो है ये रेलिवेंट है, वो रिटन होता है. अंडरस्टूड? विच इज ऑलरेडी रिटन. अंडरस्टूड? ओके. नाउ लॉजिकल रेलिवेंसी मीन्स जो लॉजिकली कॉमन सेंस के हिसाब से अपने को लगता है कि दिस आर रेलिवेंट. ओके. फैक्ट ए मेक्स फैक्ट बी सीम्स प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल. दिस मीन्स दैट ये यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है. फैक्ट ए मतलब कोई भी फैक्ट ए हो सकता है. तुमको कोई भी चीज पता चला वो है फैक्ट ए. ठीक है. फैक्ट ए को जानने के बाद आपको ये लगता है, इट इज वेरी कॉमन सेंस लॉजिकली आपको लगता है कि बिकॉज क्योंकि दूसरा कुछ हो नहीं सकता. लॉजिकली इफ यू थिंक तो फैक्ट बी सीम्स प्रोबेबल. अंडरस्टैंड दिस. क्वेश्चन ये है कि ये जो फैक्ट बी है ना, ये हुआ कि नहीं हुआ. अब कुछ भी हो सकता है फैक्ट बी. ठीक है. सिर्फ तुमको समझना है इस चीज को कि फैक्ट बी जो है वो कुछ भी हो सकता है. अब फैक्ट बी जो है वो हुआ या फिर नहीं हुआ, ये है क्वेश्चन. अब फैक्ट बी कुछ भी हो सकता है. फैक्ट बी जो है ये हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? दो प्रकार से. एक तुम लॉजिकली सोचोगे और दूसरा जो है तुमको एविडेंटली सोचना होगा. ठीक है. तुम्हारे पास एविडेंस क्या है? ठीक है. लॉजिकली कैसे सोचोगे मैं तुमको बताता हूं. लॉजिकली पकड़ लो. फैक्ट ये है कि एक लड़की ने टिकट खरीदा, बस का टिकट खरीदा. ठीक है. और सीसीटीवी कैमरा में ये दिखा कि ये लड़की जो है टिकट खरीदने के बाद बस में एंटर कर रही है. ठीक है. एंटर करने का फुटेज है लेकिन पूरा बस का जो जर्नी है उसका फुटेज नहीं है. तो लॉजिकली इफ यू थिंक, लॉजिकली अगर हम लोग इस चीज को समझे कि फैक्ट ए क्या है, ये टिकट खरीदी और सीसीटीवी कैमरा में सर्विलेंस कैमरा में दिख गई कि उन्होंने बस में एंटर किया. तो ये है फैक्ट ए. इससे फैक्ट बी पता चलता है कि शी वॉज ट्रैवलिंग इन दैट बस. तो ये होता है सीम्स प्रोबेबल कि हाँ फैक्ट बी जो है ये हो सकता है. समझ में आ रहा है ना? दिस इज द थिंग. दिस इज व्हाट इज लॉजिकली इफ वी थिंक अबाउट इट. नाउ लीगल रेलेवेंसी मीन्स व्हाट, कि लीगल एविडेंस अगर है तभी जाके हम लोग मानेंगे. यहाँ पे लॉजिकल नहीं, लीगली हम लोग सोचना होता है. ओनली फैक्ट्स डिक्लेयर्ड रेलेवेंट बाय द एक्ट आर लीगली रेलेवेंट एंड जनरली एडमिसिबल. ठीक. क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन ये है कि इन्होंने, ये जो लड़की है, ये ट्रैवल किया कि नहीं किया. अब इसमें दो प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो. एक है लॉजिकली सोचना. लॉजिकली यू आर थिंकिंग बैकवर्ड, तुम कर रहे हो पूरा कैलकुलेशन. टिकट खरीदी, बस में उठी है एंड देन सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ. ठीक. दूसरा चीज तुम ये कर सकते हो कि तुमको एविडेंस दिखाना होगा जो कि तुम्हारा लीगल रेलेवेंसी कहलाता है. अगर बस में सीसीटीवी कैमरा हो तो उसका जब तुम दिखा दोगे एविडेंस तो इट इज वेरी क्लियर कि लड़की जो है. द क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या था कि इन्होंने ट्रैवल किया कि नहीं. तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है इससे सॉल्व हो जाता है. ठीक है. वो है लीगली रेलिवेंट. बस का सीसीटीवी कैमरा इज लीगली रेलिवेंट. ठीक. लेकिन यहाँ पे लॉजिकल सोचना इसलिए पड़ रहा है. दो प्रकार के हो सकते हैं लॉजिकल रेलिवेंसी वर्सेस लीगल रेलिवेंसी. क्या है समझ में आ रही? लॉजिकल रेलिवेंसी से बेस्ड ऑन फैक्ट ए यू आर जजिंग कि फैक्ट बी जो है ये पॉसिबली हो सकता है. समझ में आ रहा है? फैक्ट बी सीम्स प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, मतलब हो सकता, या तो हो सकता है या तो ना हो सकता. ठीक. समझ में आ रहा है? अब दूसरा ना हो सकता है कैसे, एग्जाम्पल दे देता हूं क्योंकि तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो ना. अब देखो, टिकट खरीदी. ठीक है. टिकट खरीदने के बाद टिकट खरीदने के बाद टिकट खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी कैमरा में दिखा कि इन्होंने जिस बस का टिकट खरीदा तो इस बस में उन्होंने वो उठी नहीं. ठीक. बस पे उन्होंने वो चढ़ी नहीं क्योंकि बस स्टैंड पे सीसीटीवी कैमरा लगा था. पूरा बस जो है वहीं पे पूरा सर्विलेंस हो रहा था उसका, वो उठी नहीं. तो ये पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने ट्रैवल नहीं किया. तो प्रॉबेबल और इम्प्रॉबेबल. इम्प्रॉबेबल ये है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ शी ट्रैवलिंग इज नॉट देयर. ठीक है. इट इज इम्प्रॉबेबल. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? हो सकता है, नहीं हो सकता.
ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लीगल रेलिवेंसी वर्सेस एडमिसिबिलिटी, not the same thing. Why? Because relevancy deals with whether a fact is connected to the case in a way that BSA recognizes now. BSA को recognize करना होगा, ठीक है। साक्ष्य अधिनियम को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इसके अकॉर्डिंग, ये जो है, ये जो लॉ है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्ट्रेबल होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 4 to 50 में आता है। Admissibility deals with whether the court will allow the relevant fact to be presented as evidence or not. Now, I'll tell you one thing. Governed by rule throughout the BSA. I'll tell you one thing. Admissibility is decided by the court. Okay? Admissibility is decided by the court. Now, court decides कि admissible है कि नहीं है, ठीक है। And legal relevancy means legally. Now, देखो court जो है ना, वो outside legal capacity जाकर भी वो लोग क्या करते हैं बताओ, एडमिशन जो है, एविडेंसेस के एडमिशन को लेते हैं कि अच्छा चलो, ये लिखा तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूँ, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि मैं फिर भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोर्ट ले रहा है कि नहीं। कोर्ट नॉर्मली कैसे लेता है, कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि ये लेंगे कि नहीं लेंगे, बीएसए को फॉलो करेंगे, साक्ष्य अधिनियम को फॉलो करेंगे कोर्ट, ठीक है। ये अब साक्ष्य अधिनियम में जो कुछ भी मैटर लिखा है कि ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, उसको कहा जाता है लीगल रेलेवेंसी। एंड एडमिसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोर्ट जो है वो क्या क्या चीजें जो है एज एन एविडेंस ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना कोर्ट फॉलो करता है बीएसए को, जो कि लीगल रेलेवेंसी होता है। बीएसए में लिखा है तभी जाके लीगल रेलेवेंसी होगा और वो एडमिशन। लेकिन कोर्ट कभी कभार आउटसाइड द लीगल कैपेसिटी जाकर भी वो लोग क्या करते हैं बताओ, एविडेंसेस को लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो एडमिशन का मतलब होता है कि कोर्ट में प्रस्तुत हो सकता है कि नहीं, दैट इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जज, दैट इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जज। क्या समझ में आ रहा है? नाउ सी इफ यू सी कि देखो बहुत फेमस, मैं एक दो फिल्म का नाम ले रहा हूँ, जैसे जॉली LLB 1, जॉली LLB 2 एंड जॉली LLB 3, तो बहुत ही बकवास। लेकिन जॉली LLB 1 एंड 2 में आप लोग अगर बहुत अच्छे से देखोगे ना, तो वहाँ पे ऐसा फाइट होता है कि आधार कार्ड ले सकते हैं कि नहीं एज एन एविडेंस, ठीक है। ये पैन कार्ड ले सकते हैं कि नहीं एज एन एविडेंस, क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो वहाँ पे जो तुम्हारे एडवोकेट्स रहते हैं, लॉयर्स रहते हैं, वो एक दूसरे के साइड फाइट करते कि कौन ले सकता है कौन नहीं। एक कहता है कि इट इज़ नॉट रेलिवेंट, दूसरा कहता है कि इट इज़ रेलिवेंट। तो जज क्या कहता है, जज कहता है कि देखो इट इज़ रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट मैं डिसाइड करूंगा, मैं हूँ जज यहाँ पे, अंडरस्टूड। सो वैसे तो बीएसए फॉलो करता है जज, लेकिन आउटसाइड द लीगल कैपेसिटी भी वो एडमिसिबिलिटी को एक्सपांड कर देता है, उसके नेचर को, अंडरस्टूड। सो एडमिसिबिलिटी का मतलब वेदर द कोर्ट विल अलाउ द रिलेवेंट फैक्ट टू बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस और नॉट, ये क्वेश्चन है कि कोर्ट अलाउ करेगा कि नहीं। अब कोर्ट में कौन बैठा है, वो जज अलाउ करेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है एडमिसिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। वो एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा। नॉर्मली जज जो है वो किस चीज को फॉलो करेगा, एडमिसिबिलिटी होगा नहीं होगा, पीएसए को फॉलो करेगा, एविडेंस एक्ट को फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, गवर्न्ड बाय द रूल्स थ्रू आउट बीएसए। ओके, सीधा इधर आ जाओ, नेक्स्ट देखो। ओके, ठीक है, ओके। ओके, व्हाट इज हियरसे एविडेंस? हियरसे एविडेंस इज जनरली इनएडमिसिबल। हियरसे एविडेंस मीन्स सुना हुआ बात, ठीक है। यहाँ पे कान भी मैंने ड्रॉ कर दिया सो दैट आप लोग रेलेवेंट फील करो एंड यू डोंट फॉरगेट इट व्हाइल रिवाइजिंग इट। हियरसे एविडेंसेस आर जनरली इनएडमिसिबल। नाउ एक चीज को याद रखना होगा, कोई भी चीज एक्सट्रीमली मना नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली। नॉर्मली इनएडमिसिबल है, लेकिन कोर्ट को अगर लगे तो कोर्ट जो है वो डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। क्या है समझ में? सो यहाँ पे कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला चीज नहीं है, यहाँ पे मे बी वाला चीज आता है, समझ में आ रहा है? इज जनरली इनएडमिसिबल। तो एग्जामिनेशन में लिखने के टाइम में भी डोंट से दैट हियरसे एविडेंसेस आर कंप्लीटली इनएडमिसिबल, ऐसा नहीं लिखना है, मार्क्स कट जाएगा। यू हैव टू राइट इट इज जनरली इनएडमिसिबल, ठीक। ओके ओके, ऑब्वियसली बेस्ट एविडेंसेस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। सीधा इधर आ जाओ। ओके, नाउ बीएसए में कुछ रूल्स है, देखो। प्रिजम्पशंस, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिजम्पशंस। प्रिज्यूम किया जाता है पहले से। टाइप्स ऑफ बीएसए, टाइप्स अंडर बीएसए देखो, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। नीचे से जाएंगे। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है कि व्हेन वन फैक्ट इज प्रूव्ड, एक बार प्रूव्ड हो गया, अब जज जो है उसको एक्सेप्ट करेगा ही 100%।
द कोर्ट मस्ट रिगार्ड अनदर फैक्ट एज प्रूव्ड एंड विल नॉट अलाउ एविडेंसेस टू डिसप्रूव इट। ठीक है, व्हेन वन फैक्ट इज प्रूव्ड, एक चीज जब प्रूव हो जाता है ना कि ये वाला चीज जो है ना मैंने प्रूव कर दिया है, एक बार प्रूव हो गया, द कोर्ट मस्ट रिगार्ड अनदर फैक्ट एज प्रूव्ड एंड विल नॉट अलाउ एविडेंसेस टू डिसप्रूव इट। ठीक है, एग्जाम्पल, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक है, विथ सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन भी आता है। सर बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? बर्थ ड्यूरिंग मैरिज का मतलब क्या होता है? मतलब सर शादी करते करते बच्चा हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज का मतलब होता है जब उनका मैरिज चल रहा था, समझ में, जब वो लोग मैरिड कपल थे, उस दौरान जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये जो है लेजिटिमेट है, ये बच्चा जो है लेजिटिमेट है, इनलेजिटिमेट नहीं है। क्योंकि हम लोग एक्सट्रीम कंडीशन में जाके क्या करते हैं पता है? एक्सट्रीम कंडीशन में जाके ही हम लोग ये डीएनए टेस्ट वगैरह जो है ये करवाते, कोर्ट अलाउ करता है, क्योंकि ये तुम नॉर्मली अलाउड नहीं है, ये कोर्ट अलाउ करेगा। अगर कोर्ट अलाउ कर रहा है तभी जाके हो पाएगा, वो एज एन एविडेंस लेगा कोर्ट। तुम रैंडमली जो है डीएनए टेस्ट करा के लेकर चले जाओगे, वैसा पॉसिबल नहीं है, तो कोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो है कंक्लूसिव प्रूफ रहता है, अंडरस्टूड, कि मैरिज के दौरान हुआ है, इसका मतलब इन्हीं का होगा, ये मान के चलते हैं। अब तुम लोग कहोगे ना कि सर वो लीगल चीज जो है ना बहुत डिफिकल्ट चीज होता है, लीगल जज का काम बहुत डिफिकल्ट होता है। आई नो कि जुडिशरी बहुत बेकार है इंडिया में आज के डेट में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा भी है, अंडरस्टूड। ये तुमको रिलेशनशिप के ऊपर, मतलब है ना कि मम्मी पापा भाई बहन वाइफ हस्बैंड, इन बेटा बेटी, इन सब के रिलेशनशिप के ऊपर तुमको सोचना होगा। जज जो है ना, जज किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप को जो है ना, वो इंसान को ज्यादा वैल्यू करेगा ओवर एनी रिलेशनशिप। क्या किसको वैल्यू करेगा? ह्यूमंस को, ह्यूमंस एंड उसके सर्वाइवल को ज्यादा, मोस्टली ज्यादा वैल्यू करेगा ओवर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप मतलब किसका क्या बच्चा है, वो है नहीं है, ये सारा। तो जज क्या करता है मैं तुमको समझाता हूं। देखो, केसेस में ये जो तुम्हारा मैरिज इज कंक्लूसिव, ये तुम सोचोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैरिज चल रहा था तब बच्चा हुआ, इसका ये प्रूफ थोड़ी ना है कि लेजिटिमेट है, ये प्रूफ थोड़ी ना है कि ये मेरा ही बच्चा है। तो अगर जजमेंट देना ऐसा लग जाए ना, तुम कोर्ट में जाओगे और कहोगे सर ड्यूरिंग मैरिज जो है मेरे को डाउट है कि ये जो लड़की है ना, इन्होंने, मेरी जो वाइफ है, इनसे जो बच्चा आया है वो बच्चा मेरा नहीं है। तो तुम ये बोल के जाओगे ना कोर्ट को, कोर्ट तुमको भगा देगा। कोर्ट बोलेगा, ह्यूमन सर्वाइवल के बारे में सोचेगा। अगर कोर्ट ने जज्बात होके रिलेशनशिप के बारे में सोच, कोर्ट अगर सेंटिमेंटल हो गया ना, अरे यार ये जो बंदा है, ये बंदा कितना सैड है, इसका वाइफ जो है, इस मतलब वाइफ का जो चाइल्ड है या फिर इन दोनों का जो चाइल्ड है, ये लेजिटिमेट है कि नहीं, डाउट है इसके ऊपर, चलो चलो हम लोग डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर हो जाए ना तो आज के डेट में हर कोई कपल चले जाएंगे कोर्ट में डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। उससे होगा क्या? इससे बहुत कुछ होगा। इससे ये होगा, कभी कभार ये सुनते हो ना तुम लोग कि किसी किसी भी फैमिली को बचाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए जो झूठ बोला जाता है वो झूठ झूठ नहीं होता। ये सारा चीज एप्लीकेबल होता है। कैसे? मैं तुमको समझाता हूँ। अगर इंडिया में ना, इंडिया में तुम देखोगे, सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड में किसी भी रिलेशनशिप में तुम देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे इलेजिटिमेट केसेस आ सकते हैं। ठीक है, इलेजिटिमेट बच्चे हो सकते हैं, अंडरस्टूड। लेकिन पकड़ लो किसी को पता नहीं है, समझ में आ रहा है? किसी ने भी मिस्टेक किया हो, पता नहीं है, लेकिन दोनों मियाँ बीवी जो है खुशी से रह रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी को पता नहीं। अगर कोर्ट अभी आजकल आजकल के डेट में जजमेंट देने लग जाए ना कि हाँ डीएनए टेस्ट करवा लो, आओ तुमको डाउट है डीएनए टेस्ट करवा लो, तो इंडिया में सब आ जाएंगे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। मतलब मोर देन 20-30% का पॉपुलेशन आ जाएगा डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। ठीक है, उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि ये फर्स्ट लाइफ जो है, मतलब इसके कारण, सिर्फ इसी चीज के कारण कि ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो चुका है, डीएनए टेस्टिंग वगैरह कोर्ट से एक्सेसिबल हो चुका है। इससे क्या हो जाएगा? इससे अगर मियाँ बीबी जो है ये दोनों अच्छे से रह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मन को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग कोर्ट चले जाएंगे, कहेंगे कि डीएनए टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो खुशी खुशी रह रहे थे उनके मन में भी डाउट आ चुका है, और बाई चांस पकड़ लो कि इलिजिटिमेट निकला,
तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ऐसा होगा कि मतलब इलिजिटमेसी जब आ जाएगा तो जितने ज़्यादा लोग कोर्ट में जाएंगे उतना ज़्यादा एक दो केसेस ऐसे भी निकलेंगे जो रेलिवेंट मतलब सच में ऐसा इलिजिटमेसी है, कुछ केसेस ऐसे होंगे जो इलिजिटमेट नहीं है। ठीक है, तो मतलब जिसका घर सही से चल भी रहा था उसका भी खराब होने का चांसेस है, ओनली फॉर द थिंग कि एक्सेसिबल हो चुका है इस चीज का। समझ में आ रहा है? तो कोड इसमें दिक्कत ये होता है, बच्चे का जिंदगी खराब होता है, मम्मी का जिंदगी, हस्बैंड का, सबका ही जिंदगी खराब हो जाता है। तो इन सब चीजों को ना थोड़ा थोड़ा केयरफुली, जब तक कि ना इसके पास, जब तक कि ना इस बंदे के पास, ऐसा नहीं कि कोर्ट अंधा है, ऐसा नहीं है, कोर्ट अंधा नहीं है, जब तक कि ना इस बंदे के पास बहुत सारा एविडेंसेस आ जाए, कलेक्ट कर ले, तब तक जो है कोर्ट इस प्रकार की डीएनए टेस्टिंग का नहीं देता है। अंडरस्टूड? इसलिए नहीं देता क्योंकि ये ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? वो सारी दिक्कतें आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो कोर्ट को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोर्ट कोर्ट वैसे रिलेशनशिप जो है ये इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं है ज़्यादा। ठीक है? बहुत कम सोचता है। वो सोचता है कि इंसान का भला होना चाहिए, मतलब सब इंसान का जो है, सब लोग एक साथ, मतलब समझ में आ रहा है ना? अगर झूठ, मतलब क्या ही बताऊं मैं तुमको, कैसे ही समझाऊं। लीगल जब जब हम लोग करेंगे चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेली, तब हम लोग समझाएंगे। ये नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल क्लासेस में बहुत अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे यहीं रखते हैं वरना क्लास जो है बहुत खींचता चला जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये समझ में आ चुका है आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कंक्लूसिव प्रूफ ये होता है। उसके बाद आता है शेल प्रिज्यूम। शेल प्रिज्यूम मतलब द कोर्ट मस्ट रिगार्ड अ फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस डिसप्रूव्ड। ठीक है? नॉट डिसर्टन, इट्स मैंडेटरी अंटिल डिब्यूटेड। ठीक है? अच्छा, अगर कोई बंदा कह रहा है, कोई बंदा अगर कह रहा है कि हाँ ये जो लड़की है ये गई थी, ये जो लड़की है कहाँ गया, ये जो लड़की है वो गई थी, वो जो बस वाला लड़की, ठीक है, वो गई थी, लड़की कह रही है कि हाँ मैं गई थी बस से। ठीक? अब कोर्ट उसको मानना पड़ेगा। द कोर्ट मस्ट रिगार्ड अ फैक्ट एज प्रूव्ड, ये मानना पड़ेगा अनलेस कोई चैलेंज कर दे। कोई अगर चैलेंज नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन चैलेंज अगर कर दिया तब तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद देखो इधर आ जाओ। मे प्रेज्यूम का मतलब होता है द कोर्ट्स डिस्क्रिशन, इट कैन रिगार्ड अ फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस डिसप्रूव। ठीक है? अगर कोई फैक्ट जो है, जैसे लड़की ने कहा कि मैं तो जा रही थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं बस से जा रही थी। ठीक है? तो किसी ने चैलेंज कर दिया, चैलेंज करने के बाद जो है ना वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है, फिर भी किसी ने चैलेंज किया, चैलेंज करके बोला नहीं वो तो नहीं गई थी, लेकिन कोर्ट ने पूछा प्रूफ है तुम्हारे पास? कोर्ट ने उसने कहा नहीं सर प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो नहीं गई। तो कोर्ट अपने अपने ही पावर को यूज करेगा, बोलेगा कि बेटा द कोर्ट हैज द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन कि इट कैन रिगार्ड अ फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस डिसप्रूव। तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि हाँ वो गई थी, क्योंकि तू प्रूव नहीं कर पाया तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो गई थी। क्या ये समझ में आ रहा ना? इससे क्या हो जाता है कि वो जो दूसरा पार्टी है ना वो ऐसे कह नहीं सकता कि सर मेरे पास एविडेंस नहीं है तो आप मनमर्जी से मानोगे क्या, आपको किसने राइट दिया, अधिकार दिया, राइट वो गई है कि नहीं किया? ये बीएनएस ने अधिकार दिया कोर्ट को। किसने अधिकार दिया? बीएसए ने अधिकार दिया, बीएनएस नहीं, बीएसए ने अधिकार दिया, साक्ष्य अधिनियम ने अधिकार दिया कोर्ट को ये मान के चलने के लिए, अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए तो कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है? अच्छा, अच्छा, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन वो है कलेक्टेड क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, रेस जस्टे, इसको क्या कहते हैं? रेस जस्टे। ठीक है? मतलब कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ हो जिससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स निकल रहे हैं। फैक्ट सो कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू that they form the part of the same event or same action. ठीक है? Relevant even if not directly in issue can happen at the same time place. Example, A is accused of murdering B by beating. What A, B or bystanders said, did during or immediately before after the beating is relevant. ठीक है? तो A को अक्यूज किया गया कि A ने मर्डर कर दिया B को। ठीक है? अब A ने जो कहा, B ने जो कहा, अब ए क्या कहेगा? ए कहेगा मैं तुझको मार डालूंगा। बी क्या करेगा? मेरे को मत मार, मेरे को मत मार। बाई स्टैंडर्ड्स क्या करेंगे? अरे अरे तुम एक दूसरे को मत मारो। तो ये सब क्या है? कॉन्वर्सेशंस है। ये जो भी है ना, सेड और डीड ड्यूरिंग और इमीडिएटली बिफोर आफ्टर द बीटिंग इज रेलिवेंट। ठीक है? तो मारने से पहले, मरने से पहले। फॉर एग्जाम्पल तेरे को समझाता हूँ, एकदम देसी भाषा में समझाता हूँ। अभी देखो बहुत सारा ये जो बिहार में इलेक्शन वगैरह हुआ, तो किसी ने, एक मंत्री ने दूसरी मंत्री को कह दिया कि तेरे को मैं मार डालूंगा आज रात को। रात को सच में उसका बॉडी मिल गया। ठीक है? तो ये जो उसका जो ये जो होने के बाद ये जो मर गया बंदा, इससे पहले जो घटना घटा, कि क्या घटना घटा था कि एक वो जो मंत्री था, दूसरा मंत्री, उसने कहा था वो मार डालेगा। तो ये जो बात है ना ये रेलेवेंट रहेगा इस फैक्ट में।
ठीक है, इस एविडेंस। अच्छा, कौन सा फैक्ट इन इशू है? फैक्ट इन इशू ये है, फैक्ट इन इशू ये है, फैक्ट इन इशू ये है कि वो मरा कि नहीं मरा, मर गया, कैसे मरा, ये है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू ये है। अब उसके आसपास तो देखेंगे ना हम लोग कि क्या हुआ, क्या घटना घटा, नहीं घटा, तो उससे पता चलता है कि आज आज सुबह ही एक मंत्री ने उसको बोला था कि आज उसको मार डालेगा। तो ये जो फैक्ट है कि सुबह मंत्री ने बोला था वो उसको मार डालेगा, ठीक है, सुबह मंत्री ने बोला था कि उसको मार डालेगा सुबह, तो ये जो बात है ना, ये जो फैक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो वो नहीं कह सकता, कौन नहीं कह सकता कि ये जो मंत्री है, मंत्री ए नहीं कह सकता कि मैंने जो उसको सुबह कहा था कि उसको मार डालूंगा ये रेलेवेंट नहीं है। तो कोर्ट कहेगा ये रेलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके मरने से पहले जो कथा, जो भी बात हुआ होगा, ठीक है, वो रेलेवेंट रहेगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज? ओके ओके। तो फिर देख, फैक्ट विच आर ओकेशन, कॉज और इफेक्ट। फैक्ट दैट आर रीजन, कॉज, opportunity, occasion और result, effect of the fact in issue of relevant fact, डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो, इसका सिंपल चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो, बात यह है कि बिफोर अ रॉबरी द विक्टिम वेंट टू अ फेयर विथ मनी एंड शोड इट, ठीक है, रेलेवेंट एज ओकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रहा है ना? देखो, जब भी कोई केस आता है ना, उस केस में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि ओकेशन था कि नहीं चोरी करने का, मारने का, मार डालने का, ये अपॉर्चुनिटी था कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी क्यों था, ये अपॉर्चुनिटी आया कैसे, कॉज, ठीक है, और क्या वो हुआ, चोरी हुआ, इफेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? इफेक्ट, वो क्या चोरी हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर अ रॉबरी विक्टिम जो है वो फेयर में गया था विथ मनी एंड शोड इट, फेयर में गया था, एक फेयर चल रहा था, चल मेला चल रहा था, मेले में जाके वो दिखा रहा सबको कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। तो क्या हो गया बताओ, मेला क्या था, मेरे पास पैसा है, वो बंदा गया मेला पे, एक ओकेशन पे, ओकेशन था, ओकेशन इन सेंस की एक अपॉर्चुनिटी था मेले पे उसको मारने का या फिर उसका रॉबरी करने का, ठीक है। कॉज इसलिए घटा क्योंकि उसने शो किया, क्या शो किया बताओ, क्या शो किया बताओ, अपॉर्चुनिटी था, रीजन क्या शो किया बताओ, शो डेट, मनी को शो किया। अब अगर वो शो नहीं करता तो मेरे हमको डाउट लगता ना कि उसने तो मनी शो नहीं किया, किसी को कैसे ही पता चलेगा उसके पास पैसा था, लेकिन रीजन है, रीजन ये था कि उसने शो किया था। लास्ट में आता है, लास्ट में आता है इफेक्ट, इफेक्ट ये है कि रॉबरी हुआ कि नहीं, हाँ रॉबरी तो हुआ है। तो ये जो तीन चीज है ना, ये फैक्ट, ये जो है डोमिनो इफेक्ट प्ले करता है। वो ओकेशन भी था, ओकेशन था इसीलिए जो है उसने रॉबरी किया, और रॉबरी इसीलिए किया क्योंकि उसको दिखा, उसको जो है दिखा कि वो पैसा जो है शो कर रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने रॉबरी किया। तो एक के बाद एक चीज हो रहा है, ये डोमिनो इफेक्ट है, इसको एग्जामिनेशन में बना के लिख सकते हो ना, कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है। आगे देखो, फिर आता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस, सब्सिक्वेंट, कंडक्ट। देखो, मोटिव मतलब क्या होता है, रीजन कि क्यों हुआ, किसने कोई भी चीज अगर किया होगा उसके रीजन, द रीजन वाई समवन माइट हैव डन समथिंग, ठीक। प्रिपरेशन, एक्शन टेकन बिफोर हैंड टू इनेक्ट द एक्ट, कंडक्ट, बिहेवियर ऑफ अ पार्टी रिलेटेड टू द सूट और फैक्ट इन इशू ईदर बिफोर और आफ्टर द इवेंट, इंक्लूड्स कंडक्ट ऑफ विक्टिम इन क्रिमिनल केसेस। देखो नोट, अच्छा इसको देखो, एग्जाम्पल देखो, ए ओन्स बी मनी, ठीक है, ए क्या करता है, ओ करता है बी को मनी, fact showing A asked C for a loan, D advised C not to trust A। सुन, A को पैसा देना है B को, मेन मालिक है ये, B मेन है, मेन कैरेक्टर, इसको पैसा देना है, A इसको पैसा देना है। अब A क्या करेगा, C के पास चला जाएगा, C के पास चले जाएगा, C एक दूसरा दोस्त के पास चला जाएगा, ठीक है, कि पैसा दो, मेरे को लोन दो, अंडरस्टूड। देखो A जो है, A है अर्जुन, अर्जुन गया, अर्जुन को पैसा देना है बबलू को, बबलू को पैसा देना है, अर्जुन को पैसा देना है, किसको, बबलू को। तो अर्जुन क्या किया, सी के पास गया, सी फॉर चंदन, चंदन के पास गया कि मेरे को लोन दे दो। डी जो है दानव, नहीं धनुष, धनुष लिखते हैं, धनुष ने क्या किया, मेरा फेवरेट एक्टर है साउथ का, अच्छा ये जो धनुष ने क्या किया, धनुष ने कहा सी को, चंदन को, कि पैसा मत दे, पैसा मत दे, क्योंकि ए जो है ना ये फ्रॉड है, इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हम लोग, इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हम लोग।
अब सुनो ये क्या है, हुआ क्या, देखो यहाँ पे ए साइलेंटली, देखो एंड ए लेफ्ट साइलेंटली एंड रेलेवेंट कंडक्ट आर रेलेवेंट कंडक्ट, ठीक है, ए चुपचाप निकल गया, ये एक रेलेवेंट कंडक्ट। अब हुआ क्या देखो यहाँ पे, देखो द रीजन वाई समवन माइट डू समथिंग, किसी ने कुछ किया होगा, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि तुमने कुछ भी काम किया होगा, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, रीजन ये है पहले प्रिपरेशन, एक्शन टेकन बिफोर हैंड टू एनेबल द एक्ट, conduct behavior of a party related to the suit or fact and issue either before or after the event includes conduct of victim in criminal cases। अब अगर पकड़ ले ए ने, अगर ए साइलेंटली वहां से चला गया, ए ने अगर बाई चांस पकड़ ले डी को मार डाला, डी को क्या किया, मार डाला, डी को मार डाला, क्यों मार डाला, क्योंकि डी ने, धनुष ने चंदन को कहा था कि लोन मत दे इसको, ठीक है, ये सारे क्या है, पहला क्या है मोटिव, वाई समवन माइट हैव डू डन समथिंग, तो ए डी को क्यों ही मारेगा, इसलिए मारेगा क्योंकि डी ने चंदन को बोला लोन नहीं देने के लिए, प्रिपरेशन किया, ए टेकन बिफोर हैंड टू एनेबल द एक्ट, मतलब वो प्रिपरेशन तो अलग से आता है कि वो प्रिपेयर कर रहा है उसको मारने के लिए, कंडक्ट में आता है बिहेवियर ऑफ द पार्टी, उसका क्या बिहेवियर था, उसका क्या बिहेवियर था। अब देखो अगर डी मर गया, डी मर भी गया और बाई चांस पकड़ ले धनुष ने नहीं मारा है, किसी और ने मारा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग देखेंगे बिहेवियर ऑफ द पार्टी, जैसे जैसे ए को पता चला कि धनुष ने मना किया है चंदन को लोन देने के लिए, ए को, ए ने क्या किया लास्ट में देखो ना, ए साइलेंटली लेफ्ट एंड रिलेवेंट आर रिलेवेंट कंडक्ट, ए ने कुछ किया ही नहीं, वो चुपचाप निकल गया, तो ये मान के चल सकते हैं कि सच्ची में ए ने धनुष को मारा ही नहीं, तो ये रिलेवेंट फैक्ट में आ जाता है इस चीज, ठीक है। अच्छा फिर इधर आ जाओ, जो कुछ भी चीज तुम कहते हो ना, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर आर आल्सो रिलेवेंट फैक्ट, जो कॉन्स्पिरेसी में था उसने जो किया या फिर कहा वो सारा जो है रिलेवेंट फैक्ट है। अप्लाइज व्हेन द रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू और मोर पर्संस कॉन्स्पायर, मतलब दोनों के बीच में अगर वार्तालाप हुआ, क्या किस प्रकार का वार्तालाप हुआ, अगर पकड़ा गया ए, अब ए ने बोला कि सी और डी जो है, ए ने कहा कि बी और सी जो है दोनों इन्वॉल्व है मेरे यहाँ पे, तो जज ने पूछा तुम्हारे पास एविडेंसेस क्या है, तो उसके एविडेंसेस के तौर पे मेल मेल दिखा दिया, मेल आईडी दिखा दिया, मेल पे जो है बी एंड सी बात कर रहे थे ए के साथ, ठीक है, ए के साथ वार्तालाप कर रहा था, कॉन्स्पायर कर रहा था कि कैसे कोई भी चीज़, रॉबरी हो सकता है, मर्डर हो सकता है, उसको कैसे वो करे, एग्जीक्यूट करे, क्या है समझ में आ रहा है, तो ये कंस्पायर हो रहा था, क्या हो रहा था बताओ फिर से बता दो, कंस्पायर हो रहा था, ठीक है, कंस्पायर हो रहा था। तो जो मेल में बात हुआ ए बी एंड सी के साथ, ये रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, हाँ, तो देखो थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर आर रेलेवेंट फैक्ट, अप्लाइज व्हेन देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि टू और मोर पर्सन कॉन्स्पायर्ड, तो ये हम लोग रीजनेबल ग्राउंड है, मेल हम लोगों ने चेक कर लिया, तो रीजनेबल ग्राउंड है कि ये जो लोग हैं ना सब लोग मिलके इस कांड में शामिल थे, क्या है समझ में आ रहा है, आगे देखो अच्छा इधर आ जाओ, ये सब तुम घर में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, इसमें क्या है ना कि देखो इस चैप्टर में तुमको यही पढ़ना है कि क्या फैक्ट है क्या फैक्ट नहीं है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, जहां पे तुमको दिक्कत होगा वो मैं करवा दे रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, केस स्टडी आएगा मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, तुमको सिर्फ पूछा जाएगा बताओ ये रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो तुमको दिमाग लगाना है, एविडेंस एक्ट ना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एविडेंस एक्ट में तुमको कॉमन सेंस लगाना होता है बस, और कुछ नहीं, तुम अगर इस चैप्टर को ना पढ़ के भी चले जाओ ना तब भी तुम एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, हाँ सेक्शन वगैरह कोड नहीं कर सकते लेकिन तुम आंसर करेक्ट लिख कर आ सकते हो अगर तुमने कॉमन सेंस लगा दिया तो बस, ज़्यादा नहीं सोचना कि वो भी हो सकता है ये भी नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ, एविडेंस जो है इतना सारा फिल्म वगैरह देख चुके हो कोर्ट लॉ के ऊपर, आराम से तुम दे सकते हो एविडेंस एक्ट में आंसर्स, ठीक है, जो 4 मार्क का आंसर उसमें कम से कम 1-2 मार्क तुम लेकर आ सकते हो, मतलब अगर नहीं पढ़ के गए तो, अब तो पढ़ के जा रहे हो ना तब तो बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आओगे, 4 मार्क में 5 आउट ऑफ 4 तो लेकर ही आओगे, एक्स्ट्रा मार्क फॉर गुड हैंड राइटिंग यार, आ जाओ अच्छा अच्छा डैमेजेस के लिए अगर कोई सूट फाइल कर दे तो फैक्ट रिलेवेंट क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ डैमेजेस, ठीक है, टू बी अवॉर्डेड, कितना अमाउंट डैमेजेस, कितना डैमेजेस हुआ, फैक्ट दैट हेल्प द कोर्ट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, कि कितना हम लोग कंपनसेशन पे करेंगे, समझ में आ रहा है वो, अच्छा सूट ऑफ डैमेज,
कोई भी फैक्ट जिससे अपने को पता चले कि कितना तुमको डैमेज हुआ, सो दैट हम लोग तुमको डैमेजेस पे कर पाए। डैमेजेस इक्वल्स टू द कंपेंसेशन, ठीक है। तो वो सारे फैक्ट्स रिलेवेंट रहेंगे, सिंपल चीज है। ओके, कोई भी फैक्ट जो शो करता हो ये एक्सीडेंटल है या फिर इंटेंशनल है, वो भी रिलेवेंट फैक्ट रहेगा। अच्छा, एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में मैं तुमको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ और तुम घर में बैठ के रीड करना इस चीज को। एडमिशन कन्फेशन क्या होता है, दोनों के बीच में हल्का सा एक डिफरेंस होता है। कन्फेशन क्या होता है पता है? कन्फेशन कन्फेस करना कि मैंने क्राइम किया, कमिट टू द क्राइम, कमिटमेंट टू द क्राइम। मैंने लिखा होगा कहीं पे, यहाँ पे रुक जाओ दिखा देता हूँ। ये एडमिशन एंड कन्फेशन देख लो। हाँ, कन्फेशन पता है क्या? कमिटमेंट टू द क्राइम। यहाँ पे ये मैंने लिखा है, कमिटमेंट टू द क्राइम। कन्फेशन क्या है? कमिटमेंट करना कि हाँ मैंने क्राइम किया, ये है कन्फेशन। एडमिशन ये नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, प्रेजेंट एट अ क्राइम सीन, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एडमिशन है एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, तुमने एक्नॉलेज किया कि हाँ मैं वहां पे था उस वक्त, क्राइम को तुमने कमिट किया, ऐसा तुमने कन्फेस नहीं किया, तुमने कहा कि हाँ मैं उस जगह पे था, वो है एडमिशन। कन्फेशन क्या होता है कि हाँ मैंने क्राइम किया, कमिटिंग टू द क्राइम, वो होता है कन्फेशन, उसने कन्फेस किया। क्या है, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, ये हमेशा क्रिमिनल होता है कन्फेशन एंड ऑल। एडमिट गिल्ट ऑफ ऑफेंस, अक्यूज पर्सन ओनली, जिसको अक्यूज किया गया वही कन्फेस करेगा, कोई दूसरा तो कन्फेस करेगा नहीं। कन्फेशन का मतलब क्या होता है? मैं मानता हूं, और कौन मानेगा? जिसको अक्यूज किया गया है वही तो मानेगा, ठीक है। मस्ट बी वॉल्यूंटरी टू बी रेलेवेंट, और इसकी पूरा उल्टा उल्टा लिख देना यहाँ पे, ठीक है। सजेस्ट इन इन्फेरेंस अबाउट अ फैक्ट, पार्टी, एजेंट, रिलेटेड पर्सन, कोई भी हो सकता है, पार्टी इन द सूट हो सकता है, एजेंट हो सकता है, कोई भी रेलेवेंट पर्सन हो सकता है, आसपास का नेबर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे कोई भी वहाँ पे रिलेवेंसी दिखा सकता है। नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर रेलिवेंस, ठीक है। एविडेंस अगेंस्ट द मेकर, मतलब जिसने किया होगा उसके अगेंस्ट जो है तुमने एविडेंस प्रोड्यूस किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है यहाँ पे वॉलेंटरी होगा, और यहाँ पे एडमिशन जो है नॉर्मली कोर्ट जज एडमिट करता है चीज़ों को, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, और ये है कन्फेशन। कन्फेशन मतलब कन्फेसिंग कि हाँ मैंने क्राइम किया। आगे देखो, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। एग्जाम्पल में, एग्जामिनेशन में आया है ये, देखो अच्छे से। कौन विटनेस नहीं हो सकता? उस इंसान का स्टेटमेंट जो मर चुका है, उस इंसान का स्टेटमेंट जो मिल नहीं रहा है, उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, कैन नॉट बी फाउंड। इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंसेस, पकड़ ले वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, इलनेस में है, उसका हम लोग नहीं ले सकते। हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंस। अनरीजनेबल डिले हो जाएगा इसका अगर मैंने जो है अटेंडेंस प्रोक्योर किया ना, मतलब प्रोक्योर का मतलब उसको अगर मैंने एज ए एविडेंट लिया, उसका एविडेंस उसको दुबई से लेकर आना होगा हमें, तो बहुत बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रिलेवेंसी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अप्लाइज टू स्टेटमेंट रिटन वर्बल मेड बाय पर्सन हु आर, ओके, कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। ये विटनेस नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? विटनेस नहीं होंगे। अच्छा, अब ये एक एक करके करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू कॉज ऑफ डेथ, स्टेटमेंट अबाउट द कॉज ऑफ द मेकर्स डेथ और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्टेड इन देयर डेथ। मरते मरते वो बता गया किसने मारा है, तो वो रेलेवेंट होता है, ठीक है। बिकम रेलेवेंट ओनली इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, सच स्टेटमेंट बिकम रेलेवेंट, ये तभी रेलेवेंट होगा जब जब देखो, अगर मरते मरते किसी ने किसी का नाम लिया तो उसको हम लोग जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, जब तक कि ना प्रूफ हो जाए। तो वो होता है चीज़, ऐसा नहीं कि उसका नाम लिया तो तुमको हम लोग उम्र उम्र कैद कैद का सजा दे देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारा नाम लिया होगा मरने के टाइम पे, तो तुम्हारे ऊपर डाउट जाएगा, तुमको हम लोग तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या है, समझ में नहीं? ये वाला चीज़ है। स्टेटमेंट मेड इन द ऑर्डिनरी केस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस, काम करने के समय, अकाउंट बुक, रिसीट एक्नॉलेजमेंट, प्रोफेशनल ड्यूटी रिकॉर्ड, ठीक है। फिर तुमको जो करना है, ये तुम घर में पर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रिलेशनशिप इन फैमिली अफेयर्स, ठीक है। तो ये वाला चीज, ओके।
एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, ये सारा इजी चीज़ें है, इसमें एक्सप्लेनेशन करने लायक कुछ है नहीं। इस ये वाला बहुत हॉट टॉपिक होता है, एग्जामिनेशन में आता है, डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक, मैं तुमको बता रहा हूँ किस प्रकार से तुमको पढ़ना है, ठीक है ना? तो इसको फॉलो करके जाओ, ये चैप्टर इनफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, statement made under special circumstances, statements relevant due to the context in which they were made। statement कौन से statement relevant रहेंगे उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। जो statement relevant रहेगा ना, जैसे कि देखो, entries in books of account regularly keep kept books of accounts including electronic are relevant but not sufficient alone। ये sufficient नहीं होता है, ठीक है। एंट्री इन पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉर्ड, एंट्री स्टेटिंग जो लिखित होता है, मतलब जैसे तुम वहां पे गए कि नहीं तो तुम्हारा वो नाम लिखा है वहां पे। एंट्री स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी और बाय एनी काइंड एनी पर्सन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू मेक सच एंट्री, ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट इटसेल्फ। तो पब्लिक रिकॉर्ड में, ऑफिशियल रिकॉर्ड में तुम्हारा जो है रिकॉर्ड है। स्टेटमेंट इन मैप्स, चार्ट्स, प्लान्स, ये सारे। तो इसको रीड करना, सिर्फ हेडिंग रीड कर लो काफ़ी है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे तो क्वेश्चंस बनते नहीं है कि स्टेटमेंट बताओ, मैप्स में तुम्हारा नाम लिखा है तो बताओ क्या होगा, ऐसा नहीं होता। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पूछेंगे तुमसे, ठीक है, सिंपल चीज़ें पूछेंगे। अगर ये आ भी गया तो तुमको ये हेडिंग वगैरह लिख के थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आना होगा। अंडरस्टूड दोस्तों? तो हेडिंग को अच्छे से पढ़ लेना। ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी, हाँ ले सकते हैं। अब जो हम लोग देखने वाले ये है कि कौन से केसेस में थर्ड पार्टी का ओपिनियन ले सकते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत हॉट टॉपिक है। देखो, ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी डेफिनेटली ले सकते हैं जब जज को लगे कि हाँ बेटा मेरे को कोई एक्सपर्ट का ज़रूरत है तब। अब एक्सपर्ट इन डिफरेंट केसेस यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा। पहला है देखो, ओपिनियन ऑफ ए ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाएगा, ठीक है। ओपिनियन एज टू जनरल कस्टम और राइट, ठीक है। तो व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम राइट इज क्वेश्चनड, ठीक है, तो उस पकड़ ले किसी भी मजहब का होगा ना, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन का होगा। क्रिश्चियन के कस्टम्स क्या है, जज को कैसे मालूम होगा? जज क्रिश्चियन नहीं है, जज जो है वो हिंदू है, उसको पता नहीं है, तो वो एक्सपर्ट का एडवाइस लेगा कि नहीं लेगा, वो वाला चीज़, ठीक है। फिर आता है ओपिनियन एज टू यूसेज एंड टेनेंट्स। ये मैंने लिख के रखा है, मैं वो चीज़ लिख के रख देता हूँ, मेरे को पता है, कॉन्फिडेंट हूँ कि तुमको आता नहीं होगा ये चीज़। यूसेज एंड टेनेंट का मतलब क्या होता है पता है? घर में, फैमिली में जो रिवाज होता है, फैमिली में जो रिवाज होता है, ये किसी भी रिलीजन, बहुत बड़ा कम्युनिटी का चीज़ नहीं है, ये फैमिली में, क्लोज सर्कल, मतलब फैमिली में क्या तुम्हारा नियम कानून है, क्योंकि एवरी फैमिली हैज सम प्रतिष्ठा, हैज सम नियम एंड ऑल, राइट। उसको कहा जाता है यूसेजेस एंड टेनेंट्स। यूसेजेस टेनेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस ऑफ रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशंस, ये क्लोज्ड ग्रुप है। फाउंडेशंस अलग अलग, फाउंडेशन का अलग अलग होगा, फैमिली का अलग अलग होगा। मीनिंग ऑफ वर्ड टर्म इन स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट और क्लासेस, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग, तो इसको कहा जाता है कस्टम, ठीक है। यूसेजेस एंड टेनेंट्स, अंडरस्टूड? व्हेन कोर्ट्स नीड ओपिनियन ऑन यूसेजेस एंड टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब कोई भी तुम्हारा अलग अलग ग्रुप होगा ना, इनका एक अलग अलग प्रैक्टिस होगा, कस्टम होगा, उसके बारे में। तो यूसेजेस एंड टेनेंट्स, टेनेंट्स का मतलब ही होता है कस्टम्स, ठीक, ओके। तो ओपिनियन लिया जाएगा, किसका ओपिनियन लिया जाएगा? कोई स्पेशल पर्सन जिसका स्पेशल नॉलेज होगा इससे रिलेवेंट, ठीक है। ओपिनियन रिलेशनशिप। फिर देखो ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, whenever देखो, whenever someone's opinion is relevant, the grounds for that opinion are also relevant। अगर वो एक्सपर्ट है उस चीज में तो उसका जो बात है वो भी रेलेवेंट रहेगा, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ द ऑल्सो आर रेलेवेंट, ठीक है। फैक्ट्स विच कैनॉट बी प्रूव्ड, कौन सा वो फैक्ट है जो प्रूव ही नहीं हो सकता? ये होमवर्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल है चीज, मैं तुमको थोड़ा करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन होमवर्क इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि घर में तुमको करना है ये चीज। पहला तुमको बताता हूँ, देखो, सम फैक्ट्स इवन इफ रेलेवेंट कैनॉट बी गिवन इन एविडेंस, जैसे कि जज एंड मैजिस्ट्रेट के बारे में भी कह लो, कैनॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट देयर ओन कंडक्ट इन कोर्ट, ठीक है, नोन एज और थिंग्स दे केम टू नो एज जज और मैजिस्ट्रेट कैन टेस्टिफाई अबाउट अदर थिंग्स सीन इन कोर्ट। देखो, जज को अगर लगे, जज को क्वेश्चन की कोई कर सकता है, बताओ, कोई क्वेश्चन जज को कर सकता है ना? तो जज को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, आपने किस बेसिस पे ये सुनाया, ये तो लॉ में नहीं लिखा है। जज कह रहा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, वो कह, अब तो लॉयर बोलेगा कौन सा एक्सपीरियंस था अपना, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता। एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, तो जज से प्रूफ मत मांगियो दोस्तों,
जज एंड मैजिस्ट्रेट। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिजेस, पर्सन कैनॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिजेस बाय देयर स्पाउसेस। कि तुम, ये बहुत गलत चीज़ है लेकिन रिलेवेंट भी है। अगर तुम दो तरफा देखोगे ना, अगर लॉ के स्टूडेंट होते तुमको पता होता चीज़ें। देखो बात ये है कि शादी के दौरान, मतलब मैरिजेस, मतलब शादी के दौरान, मतलब शादी के मंडप में नहीं, मतलब तुम्हारा जो चल रहा था वैवाहिक संसार जो चल रहा था, उस टाइम पे तुम्हारे बीच में क्या बात हुआ नहीं हुआ, वो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस का ऐसा डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस वो खुद से जो है डिस्क्लोज करे। विटनेस कैन चूज टू डिस्क्लोज बट स्पाउस कैन नॉट बी फोर्स्ड। स्पाउस को तुम फोर्स नहीं कर सकते कि तुम बताओ तुमने क्या किया था, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही evidences as to affair of the state, official communications, information as to commission of offences, magistrate, police officer, revenue officer cannot be compelled to reveal the source of information about the offense। ये बहुत हॉट टॉपिक है ये वाला, मैंने इसलिए करवाया है कि तुम देखोगे कि तुम्हारा जो सोर्स है, तुम देखोगे कभी कभार पुलिस ऑफिसर्स जो है ना, वो ड्रग डीलर्स से भी, मतलब उनका इलीगल इंसान को भी वो अपने पार्टी में रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं? क्योंकि वो उनका सोर्स रहता है। वो इलीगल काम करते हैं लेकिन वो सोर्स का भी काम करता है। तो ऐसा इसलिए ना पुलिस ऑफिसर वगैरह को, जज मैजिस्ट्रेट, इनको ना ऐसा पूछ नहीं सकते तुम्हारा सोर्स कौन सा है बताओ। समझ में आ रहा है? सोर्स सोर्स होता है, वो गुप्त होता है सोर्स। ठीक, ओके। तो इनसे तुम क्या नहीं मांग सकते बताओ? फैक्ट्स विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, कि सोर्स दिखाओ तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, ऑरल एविडेंसेस वगैरह ये हम लोगों ने, बहुत इजी चीज़ है, घर में बैठ के रीड करो इस चीज़ को। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब कि डॉक्यूमेंटेड है, मैटर एक्सप्रेस डिस्क्राइब्ड और सब्सटेंस पेपर में है, किसी स्टोन में है, लेटर फिगर मार्क कहीं ना कहीं पे है, उसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। सेकेंडरी एविडेंसेस का मतलब होता है जैसे कि फोटो कॉपी वगैरह, सर्टिफाइड कॉपीज, कॉपीज मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस इंश्योरिंग एक्यूरेसी। ठीक है, कॉपी वगैरह, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं। ओके, ये रीड कर लेना कि कब कब सेकेंडरी फोटोकॉपी वगैरह जो है रेलेवेंट रहेगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होंगे कि सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एविडेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, governed by special rules due to its nature, proof of content provided according to section 63, admissibility of electronic records. This section has an overriding effect. Information in the electronic record is deemed a document if conditions below are met. Conditions क्या रहेगा? Conditions ये रहेगा कि output produced by the computer device during a period of regular use for storing processing information for regular activities। regular process के दौरान ही हुआ हो ये जो तुमने डॉक्यूमेंट फेच किया है वो। information of that kind was regularly fed into the computer device in the ordinary course of activities। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज चल रहा था, ठीक है, जैसे तुम्हारा, मैं तुमको सीसीटीवी एविडेंसेस, सीसीटीवी एविडेंसेस, अब जो सीसीटीवी एविडेंसेस तुम किसी चीज को कैप्चर करने के लिए ही लगाते हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारा सीसीटीवी चलता है, तुम्हारी दुकान में चलता है ना, तो नॉर्मली रिकॉर्ड होता है, नॉर्मली फीड होता है, उसी को लेकर तुम वो एक डिजिटल है, डिजिटल एविडेंसेस प्रूफ हो सकता है। क्या है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से चीज है। ठीक है, अच्छा। अब देखो ये बच्चे वाला चीज है, देखो कंप्यूटर डिवाइस जब ऑपरेट कर रहा हो, अच्छे से प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है, घर में बैठ के रीड करना, ठीक है, चाय पीते पीते। ठीक है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना होगा तब जाके। ये आईटी में आप लोगों ने देख रखा है तो यहाँ से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में देख रखा है। प्रिजम्पशंस रीड करना है, हम लोग पहले भी देख रखा है। कंप्लीट होता है इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर। ठीक है, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, इतना ही है। जितना मैंने करवाया है उसको करो, जो होमवर्क वगैरह मैंने बोल रखा है उसको अच्छे से कर लेना है। जब भी एविडेंस का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो कॉमन सेंस लगाना, सेक्शन वगैरह याद हो ना हो, कॉमन सेंस लगाना। इस चैप्टर में मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि तुमको वैसे भी जो है इस चैप्टर को याद करने के लिए कॉमन सेंस चाहिए होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और जितना हो सके रिवाइज वगैरह करो, एक्यूरेटली लिखने की कोशिश करो, लेकिन अगर बाई चांस याद नहीं हो रहा है तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, देखो ना वो क्वेश्चन राइट हो जाएगा तुम्हारा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इसी वीडियो के साथ हमारा पूरा का पूरा कैप्सूल बैच ऑफ जीएचएल कंप्लीट होता है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वेर अटेंडिंग दिस, एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है दूसरे बैचेस जो है फॉर द अदर सब्जेक्ट्स विल टेक और नॉट, विल बी डिस्कसिंग दिस इन द अदर वीडियोस। ठीक है,
कुछ भी अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।